मेरी पिछली जिंदगी मैंने सबसे ताकतवर क्लियर सिस्टम अपनी गर्लफ्रेंड स्टेला को दे दिया था और खुद वो सिस्टम रख लिया था जिसे सब बेकार हॉर्ड सिस्टम कहते थे। वो सुरक्षित शेल्टर में छिपकर आराम की जिंदगी जीती रही उस ट्रॉय के साथ जिसे वो हमेशा से छुपकर चाहती थी। और मैं बाहर ज़ॉम्बीज़ से घिरा लड़ता रहा और आखिरकार आखिरकार मर गया। लेकिन इस बार पुनर्जन्म के बाद स्टेला सबसे पहले क्लियर सिस्टम देखती है। उसे क्या पता, सिस्टम का हर इस्तेमाल इंसान की जान धीरे धीरे खत्म करता है। और मेरा हॉट सिस्टम एक शहर जितना सामान जमा कर सकता है। इस बार अपने सिस्टम से बर्फीली तबाही के खिलाफ सबसे मजबूत किला बनाऊंगा और उससे हर चीज का हिसाब लूंगा। प्रलय आने में अभी पूरे 7 दिन बाकी थे। मेरे सामने सफेद रोशनी से भरी एक अंतहीन जगह फैली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विज्ञान कथा की दुनिया हो। मेरे सामने दो विशाल सुनहरे निशान तैर रहे थे। बाईं तरफ हॉट सिस्टम, अनंत जगह, अंदर समय रुका हुआ। सिर्फ सोचते ही सामान अंदर बाहर, लेकिन जीवित चीजें नहीं रखी जा सकती। दाईं तरफ क्लियर सिस्टम, नजर के सामने मौजूद किसी भी चीज को तुरंत मिटा सकता है, लेकिन हर इस्तेमाल पर शरीर की ताकत घटती है। मैं इस दृश्य को बहुत अच्छे से जानता था। यही वो पल था जब पिछली जिंदगी में मैं और स्टेला पहली बार अपने सिस्टम जागने के बाद यहां खड़े थे। तब मैं उसकी चिंता करता था। वो हमेशा नाजुक रहती थी। मुझे लगा था हॉट सिस्टम बहुत मेहनत वाला है, हर समय सामान ढोना पड़ेगा। मैंने खुद क्लियर सिस्टम ले लिया। हर इस्तेमाल के बाद मेरा सिर फटने लगता था, लेकिन फिर भी मैं लड़ता रहा। रास्ते साफ करता, जॉम्बीज रोकता, वो आराम से शेल्टर में बैठकर सब फायदा उठा सके। और जब मैं बुरी तरह घायल होकर मदद मांग रहा था, तब उसी लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया, मुझे बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। तभी स्टेला की मीठी आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली और बोली, डैमियन, मैं लाल वाला सिस्टम ले रही हूं। तुम्हें यकीन है डैमियन, तुम हमेशा मेरी रक्षा करते आए हो, इस बार मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। वो स्टोरेज वाला सिस्टम तुम्हारे लिए सही है, तुम बस सामान संभालना। मेरी रक्षा। मैं मन ही मन हंस पड़ा। पिछली जिंदगी में मैं सिर्फ इसलिए क्लियर सिस्टम चला पाया था क्योंकि मेरी लड़ाई की समझ और शरीर दोनों मजबूत थे। और स्टेला, वो तो पानी की बोतल का ढक्कन तक नहीं खोल सकती। उस सिस्टम का एक इस्तेमाल और 3 दिन बिस्तर से नहीं उठ पाएगी। मैंने हाथ बढ़ाकर सुनहरे अनंत वाले निशान को छू लिया। सुनहरी रोशनी मेरे पूरे शरीर पर लिपट गई। मेरे दिमाग के अंदर जैसे एक विशाल दरवाजा खुल गया। एक अनंत शांत जगह मेरी चेतना से जुड़ गई। उसी पल सुरक्षा का एहसास मैंने खो दिया था, वो फिर वापस आ गया। सिस्टम बाउंड, होस्ट डेमियन, एबिलिटी इन्फिनिट होर्डिंग, बिगिनर लेवल। सफेद रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। मैं अपने अपार्टमेंट के चमड़े वाले सोफे पर अचानक जाग उठा। सामने स्टेला भी जाग चुकी थी। वो खुशी से चमक रही थी, हवा में हाथ घुमाकर अपनी नई ताकत आजमा रही थी। टेबल पर रखा क्रिस्टल एस्ट्रे अचानक गायब हो गया। मैंने बस एक शब्द कहा, निकल जाओ। स्टेला की मुस्कान वहीं जम गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना। ये मेरा अपार्टमेंट है, कागजों पर मेरा नाम है। तुम्हारे पास 10 मिनट है, अपना सामान उठाओ और निकलो। वो गुस्से से कांप उठी। तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? अभी अभी मुझे दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति मिली है। प्रलय आने वाली है। तुम अभी मुझसे दुश्मनी लोगे? जब वो दिन आएगा और तुम घुटनों के बल मेरे पास लौटोगे, तब मुझसे कुछ उम्मीद मत करना। मैं ऐसा। तो तुम्हारी महान शक्ति अभी क्या कर रही है? पुराने कपड़े गायब। तुम भूल गई, तुम्हारा सिस्टम चीजें मिटा सकता है, खाना पैदा नहीं कर सकता। स्टेला ठंडी हंसी हंसी। तो क्या? सामान लेने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। जो मेरे रास्ते में आएगा उसे पछताना पड़ेगा। अच्छा, तो शुभकामनाएं। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया और वो चली गई। आखिरकार वो बोझ हट गया। वो सैंप जो हर समय पीठ में छुरा घोंपने को तैयार रहता था, अब मैं खुलकर काम कर सकता था। प्रलय आने में ठीक 7 दिन बाकी थे। इस समय मेरे पास शहर के बीचों बीच एक पेंट हाउस था जिसकी कीमत करीब 8 मिलियन थी। माता पिता की बचत और निवेश मिलाकर करीब 3 मिलियन और कुल 11 मिलियन। लेकिन इतना पैसा उस किले के लिए कुछ भी नहीं था। जॉमियस 70 डिग्री की ठंड झेल सके, जॉम्बीज रोक सके, मिसाइल का हमला सह सके, जहां एक आदमी कई जिंदगियों तक आराम से रह सके। 11 मिलियन तो शुरुआत भी नहीं थी। मैंने तुरंत पेंटहाउस बेचने के लिए डाल दिया। फिर कई प्राइवेट लेंडर्स को फोन किए। सीधी भाषा में, सूदखोर। पहचान पत्र और सारे कागज पहले से तैयार थे। जब तक पैसा जल्दी मिल रहा था, मुझे उनकी शर्तों से फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी कुछ दिनों में दुनिया खत्म होने वाली थी। पैसा वापस लेने कौन आएगा? सिर्फ एक दोपहर में पेंटहाउस 6 मिलियन में बिक गया। कंपनी के शेयर्स बेचकर 5 मिलियन मिले। सारे ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड खाली कर दिए। 2 मिलियन और कुल नकद पूरे 16 मिलियन। और अगले दिन सूदखोरों से कम 3 मिलियन और आने वाले थे। मैं बैंकिंग ऐप में पड़े उन नंबर्स को देख रहा था, लेकिन खुशी नहीं थी, सिर्फ जल्दी थी। क्योंकि प्रलय में पैसा सिर्फ कागज होता है, असल चीज है सामान। मैं बाहर निकला, अपनी एसयूवी में बैठा, सीधे शहर के पश्चिमी इलाके की तरफ निकल गया। वहां एक छोड़ा हुआ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पार्क था।
कभी वो शहर का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटेड वेयरहाउस हुआ करता था। चारों तरफ खुला मैदान, रक्षा आसान, अंदर घुसना मुश्किल। और सबसे जरूरी बात, नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज था। थोड़े बदलाव के बाद वो परफेक्ट शेल्टर बन सकता था। चारों तरफ जंगली घास उगी हुई थी। मैंने वहां मौजूद बूढ़े चौकीदार को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा कि मैं 2 हफ्तों के लिए यहां हॉरर एस्केप रूम बनाना चाहता हूं। कोई कागज नहीं, बस चाबी चाहिए। बूढ़ा इतना खुश हुआ कि उसके नकली दांत गिरते गिरते बचे। उसने बिना कुछ पूछे चाबी दे दी और मैं पुरानी 3 पहिया साइकिल पर घर लौट गया। मैं नीचे विशाल अंडरग्राउंड हॉल में उतरा। करीब 3000 स्क्वायर मीटर जगह, 8 मीटर ऊंचाई। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम, इस जगह को स्कैन करो। स्कैन कंप्लीट। स्पेस एंकर एक्टिवेट। अब ये जगह असली दुनिया से सामान लाने का मुख्य बिंदु बनेगी। बाहर का हर सामान सिर्फ सोचते ही यहां लाया जा सकेगा। लोकेशन सिक्योर्ड। अब इसे भरना था। मैं किसी नए ज़ॉम्बी कहानी वाले बेवकूफ की तरह सुपरमार्केट नहीं भागा। वो बच्चों वाली गलती होती। मैं सीधा शहर की सबसे बड़ी होलसेल ग्रेन मार्केट पहुंचा। सबसे बड़ी ग्रेन और ऑयल की दुकान में घुसा। मालिक होंठ में सिगरेट दबाए हिसाब देख रहा था। उसने मुश्किल से सिर उठाया। क्या चाहिए? रिटेल चाहिए तो सुपरमार्केट जाओ। मैंने चारों तरफ रखे चावल के बोरे देखे। सबसे अच्छे वोंग राइस का रेट क्या है? वो चौकन्ना होकर बैठ गया। कितना चाहिए? तुम्हारे पास कितना है? गोदाम में 50 तो वोंग राइस, 100 तो नॉर्मल राइस, 80 तो फ्लावर। कैंटीन के लिए खरीद रहे हो? मैंने ब्लैक कार्ड निकालकर उसके गंदे काउंटर पर पटक दिया। मुझे सब चाहिए। कुकिंग ऑयल, ड्राइड नूडल्स, मिक्स्ड ग्रेन्स, जो कुछ भी स्टॉक में है सब। और 3 दिन के अंदर 500 तो राइस, 300 तो फ्लावर। सिर्फ नया माल चाहिए, पुराना स्टॉक नहीं। सिर्फ नया माल चाहिए, पुराना स्टॉक नहीं। दुकानदार की आंखें फैल गईं। भाई, ये 10 मिलियन से ऊपर का सौदा है। पक्का बोल रहे हो? बस एक शर्त है। सारा सामान उस पते पर पहुंचाओ जो मैं दूंगा। सामान उतारते ही तुम्हारे लोग तुरंत निकल जाएंगे। कोई सवाल नहीं। दुकानदार का चेहरा खुशी से लाल हो गया। आजकल कारोबार बहुत खराब चल रहा था। ऐसा सौदा तो जैसे ऊपर वाले का तोहफा था। अभी आदमी लगवाता हूं। अगले 3 घंटों में पूरी होलसेल मार्केट पागल हो गई। फल, मांस, घर का सामान, मैं सब खरीदता गया। रात होते होते ट्रकों का पहला काफिला पश्चिमी इलाके की छोड़ी हुई फैक्ट्री में पहुंच गया। विशाल गोदाम सामान के पहाड़ों से भरने लगा। मैं 5 मीटर ऊंचे चावल के ढेर के पास गया। हाथ उठाया, बोरों पर हथेली रखी, कहा स्टोर। अगले ही पल 50 तो चावल हवा में गायब हो गया। मैंने आंखें बंद की और अपनी चेतना सिस्टम के अंदर डुबो दी। उस अनंत सफेद जगह में 50 तो चावल बिल्कुल उसी आकार में तैर रहा था जैसा कुछ पल पहले बाहर था। एक दाना तक नहीं हिला। इस जगह के अंदर सलता ही नहीं था। जो चीज अंदर गई वो हमेशा वैसी ही रहती। ये एहसास कुछ अपने काबू में रखने का, जैसे पूरी दुनिया मेरी हथेली में हो, नशे जैसा था। लेकिन प्रलय में सिर्फ खाना काफी नहीं होता। उससे भी ज्यादा जरूरी चीज थी गर्मी। -60 डिग्री की ठंड में अगर गर्मी का इंतजाम ना हो तो ये सारा खाना भी पत्थर बन जाएगा और मैं खुद बर्फ की मूर्ति। मैंने तुरंत अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया। कोयले का कारोबार करता था। घोस्ट, मुझे कोयला चाहिए, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, पूरे 10,000 टन, साथ में इंडस्ट्रियल डीजल जनरेटर्स और इतने सोलर पैनल्स की पूरी फैक्ट्री की छत ढक जाए। मैं सिर्फ 10 जन्मों का राशन जमा नहीं कर रहा था। मैं इस जगह को ऐसा तापमान वाला किला बना रहा था जिसे परमाणु बम भी न तोड़ सके। तभी मेरा फोन बजा। स्टेला का मैसेज था। एक फोटो। तस्वीर में वो और ट्रॉय किसी महंगे फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे थे। टेबल पर फोय ग्रास और रेड वाइन रखी थी। नीचे मैसेज लिखा था, बेचारा डेमियन घर से निकाले जाने के बाद शायद इंस्टेंट नूडल्स खा रहा होगा। मैं और ट्रॉय अपनी नई शुरुआत मना रहे हैं। अगर अभी घुटनों पर आकर माफी मांगो तो शायद तुम्हें रोटी का टुकड़ा दे दूं। मैं ठंडी हैंसी हैंसा, अच्छे से खा लो, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी शानदार खाना होगा। मैंने उसे तुरंत ब्लॉक किया, फोन बंद कर दिया। विशाल फैक्ट्री के अंदर वेल्डिंग की चमक हर तरफ फैल रही थी। लोहे काटने वाली मशीनों की चीखती आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं दूसरी मंजिल की लोहे की वॉकवे पर खड़ा था। उंगलियों में जलती सिगरेट थी। बॉस, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? हेक्स हाथ में ब्लूप्रिंट पकड़े खड़ा था। उसका चेहरा हैरानी से टेढ़ा हो चुका था। आप हर दीवार पर आधा मीटर मोटी एरोस्पेस इंसुलेशन लगवा रहे हो, ऊपर से 20-20 मिलीमीटर की 2 बॉलिस्टिक स्टील प्लेट्स। क्या न्यूक्लियर बंकर बना रहे हो? सिर्फ 2 हवा के रास्ते और दोनों पर एनबीसी फिल्ट्रेशन। भाई, इसमें बहुत पैसा लगेगा। मैंने शांत आवाज में कहा, पैसा पहले ही तुम्हारे अकाउंट में जा चुका है, 5 मिलियन एडवांस। 3 दिन में काम पूरा चाहिए। और एक नियम, क्यों पूछना मत। कोई फोटो नहीं, कुछ ऑनलाइन नहीं जाएगा। हेक्स ने जोर से थूक निकला। इतना पैसा वो आमतौर पर 2 साल में कमाता था। बॉस, अब से आप मेरे बाप जैसे हो। उसने सीने पर हाथ मारा,
फिर नीचे काम कर रहे मजदूरों पर चिल्लाया, जल्दी काम करो, पास वाले शहर के टियंगोंग प्रोजेक्ट से इंसुलेशन पैनल्स निकालो, कोई रोके तो पैसे देकर चुप करा दो। मैं जो बना रहा था वो सिर्फ शेल्टर नहीं था, वो बाहर मरती हुई दुनिया से पूरी तरह अलग अपने आप चलने वाला छोटा संसार था। मैं फैक्ट्री के कोने की तरफ चला गया। अभी अभी खास सामान की नई खेप पहुंची थी। भारी लकड़ी के बक्से खोले गए। अंदर ठंडी धातु की चमक दिखाई दी। साधारण लोहे का सामान नहीं, ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस जनरेटर्स थे और मिलिट्री ग्रेड ब्लास्ट प्रूफ ग्लास। ऐसे रास्तों से खरीदा गया सामान जिनके बारे में नाम लेना भी बेहतर नहीं था। प्रलय के शुरुआती दिनों में सब खतरनाक चीज ज़ॉम्बीज नहीं होते, इंसान होते हैं। जब भूख और ठंड इंसानों को जानवर बना देती है, तब आम लोहे के शटर भी भीड़ के सामने कागज जैसे कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ हजार वोल्ट की बिजली को बहुत जल्दी तमीज सिखा देती है। ताकत, ये सारा सामान भंडार में रखो, फिर नक्शे के हिसाब से जमा दो। मजदूर भारी काम कर सकते थे, लेकिन असली रक्षा का काम सिर्फ अपनी ताकत पर छोड़ता था। जैसे ही मजदूर खाना खाने गए, मैंने मन ही मन आदेश दिया। विशाल मजबूत शीशे हवा में गायब हो गए। दर्जनों तोन सामान पल भर में लुप्त हो गया। फिर बिल्कुल सही नाप के साथ वो कारखाने की छत में जाकर फिट हो गया। ऐसा काम सिर्फ समय नहीं बचाता, इतनी सफाई देता है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। बाहर का काम पूरा हो चुका था, अब अंदर की बारी थी। मैं सीधे शहर के सबसे बड़े घर सजावट बाजार पहुंचा। अगर मुझे इस नरक जैसी दुनिया में जीना है, राजा की तरह जीऊंगा। आराम में कोई कमी नहीं, महंगा सामान, आरामदायक बिस्तर, चमकदार फर्नीचर जो देखता गया, खरीदता गया। दुकान वाली लड़की मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। उसकी कलम इतनी तेजी से चल रही थी जैसे आग लगी हो। फर्नीचर के बाद मैं पहाड़ों वाले सामान की दुकान पहुंचा। अब असली तैयारी शुरू हुई। -80 डिग्री झेलने वाले कपड़े, 50 जोड़ी, गरम दस्ताने, बर्फ वाले चश्मे, कुल्हाड़ियां, छोटे औजार, फौजी खाना। दीवार पर जो कुछ था खरीद लिया। तभी पीछे से जानी पहचानी आवाज आई, बेबी, ये जैकेट कैसी लग रही है? थोड़ी महंगी है, 3000 की। मैं धीरे से मुड़ा। स्टेला गुलाबी जैकेट अपने ऊपर लगाकर देख रही थी। पास में ट्रॉय फोन चलाते हुए बैठा था। स्टेला, अभी खर्च संभाल कर करो। डेमियन अपार्टमेंट बेच गया, हमें एक पैसा नहीं मिला। भविष्य के बारे में सोचो। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ दिनों बाद इनकी हालत सड़क के कुत्तों से भी बदतर होने वाली थी। जब मैं वापस ठंडे गोदाम पहुंचा, काम की रफ्तार देखकर खुद चौंक गया। सिर्फ एक दिन में टूटी फूटी फैक्ट्री लोहे का किला बन चुकी थी। दीवारों पर मोटी परत चढ़ी थी। चांदी जैसी चमकती गर्मी रोकने वाली परत हर तरफ लगी थी। हर खिड़की बंद कर दी गई थी, बस छोटी देखने वाली जगह छोड़ी गई थी। मुख्य दरवाजे पर 3 विशाल लोहे के फाटक लगे थे, हर एक का वजन 2 टन। बॉस, जो चीज आपने मांगी थी। हेक्स मुझे अलग ले गया। उसने भारी लकड़ी का डिब्बा मेरे हाथ में दिया। इसे ढूंढने में जान निकल गई। दमकल वालों की पुरानी कुल्हाड़ी है, धार फिर से तेज करवाई है, ये लोहे का दरवाजा तक चीर देगी। मैंने डिब्बा खोला। अंदर काली चमकती कुल्हाड़ी रखी थी, खतरनाक लेकिन खूबसूरत। उसकी धार ठंडी चमक दे रही थी। मैंने संतोष से सिर हिलाया। जैसे ही आखिरी गाड़ी बाहर निकली, विशाल लोहे का धीरे धीरे बंद हो गया। मैं अपने इस लोहे के किले के बीच खड़ा था। चारों तरफ सामान के पहाड़ लगे थे। एक तरफ खाना, 1000 तोन चावल, आटा, तेल, 100 साल तक चलने लायक। दूसरी तरफ ताकत का सामान, डीजल के ड्रम, कोयले के पहाड़, सूरज से बिजली बनाने वाली कतारें। बीच में रहने की जगह, महंगा फर्नीचर, बड़े सामान, गेम, किताबें। पैसे से खरीदी जा सकने वाली लगभग हर चीज मैं ले चुका था, लेकिन मेरा भंडार अभी भी आधा खाली था। अगर खरीद नहीं सकता तो छीन लूंगा। मैंने काले लड़ाई वाले कपड़े पहने, रात में देखने वाला चश्मा लगाया और कुल्हाड़ी कमर में टोंग ली। मेरा निशाना था ईस्ट हार्बर, शहर का सबसे बड़ा माल बंदरगाह। हजारों बड़े डिब्बे वहां पहाड़ों की तरह रखे थे। दुनिया भर का महंगा सामान अंदर भरा था। ऑस्ट्रेलियन बीफ, फ्रेंच शराब, जापानीज वैग्यू, यहां तक कि महंगी गाड़ियां भी। मैं अंधेरे में छिपा बैठा था, शिकार पर झपटने वाले चीते की तरह। ताकत, पूरी जांच चालू करो। एक अदृश्य लहर मेरे शरीर से निकली, पल भर में 500 किलोमीटर तक फैल गई। मेरे दिमाग में अनगिनत रोशन बिंदु चमक उठे। हर बिंदु एक माल वाला डिब्बा था, और उसके अंदर क्या है सब साफ दिख रहा था। जैसे ही मुझे दवाइयों वाला डिब्बा दिखा, आंखें चमक उठी। प्रलय में दवा का एक पत्ता से भी कीमती होता है। मैंने बस सोचा, और दवाइयों से भरा पूरा डिब्बा मेरे भंडार में गायब हो गया। निगरानी कैमरे घूमते रहे, पहरेदार ऊँघता रहा, किसी को कुछ पता नहीं चला। बस एक पल में करोड़ों का सामान मालिक बदल चुका था। मैं भूत की तरह डिब्बों के बीच घूमता रहा, उंगली हिलती, डिब्बा गायब। तभी मुझे कुछ और दिखा। बर्फ में चलने वाली गाड़ियां, पूरे 20, जैसे खास तौर पर बर्फीली तबाही के लिए बनाई गई हों। मैं मुस्कुराया, एक भी नहीं छोड़ी।
तभी अचानक रात में गाड़ियों की गरज सुनाई दी। कई काली बड़ी गाड़ियां बंदरगाह में घुस आईं। तेज आवाज के साथ वो पास वाले छिपे गोदाम के सामने रुकी। दरवाजे खुले। दर्जनों आदमी बाहर निकले। शरीर पर गोदने, हाथों में डंडे, कुछ के पास देसी बंदूकें। सबसे आगे गंजा पहाड़ जैसा आदमी था। वो चिल्लाया, जल्दी करो। ड्रैगन ने कहा, ये माल आज रात निकलना चाहिए। पुलिस इधर घूम रही है। जो बक्से वो उतार रहे थे, खतरे का निशान बना था। मैंने आंखें सिकोड़ ली। फिर लंबी जांच चालू की। एनटी, एनटी, बारूद करने वाला सामान। ये ब्लैक शार्क गैंग की तस्करी थी। शहर का सबसे बड़ा अपराधी गिरोह। मेरी पिछली जिंदगी में शुरुआत में ब्लैक शार्क गैंग ने अपनी बंदूकों के दम पर शहर का सबसे बड़ा स्टेडियम कब्जे में ले लिया था, और वहीं उन्होंने बदनाम ब्लैक शार्क कैंप बनाया था। अगर ये मेरी पुरानी जिंदगी होती, मैं उन्हें देखते ही भाग जाता। लेकिन अब ये तो खुद चलकर मेरे पास आया तोहफा था। जब रास्ता टकरा ही गया है, तो ये सामान अब मेरा हुआ। मैं चुपचाप गोदाम के पीछे घूमकर पहुंचा। मेरी ताकत की जगह पहचानने वाली शक्ति मुझे छिपाए हुए थी। यहां से पूरा गोदाम मेरी पहुंच में था। ताकत, गोदाम के अंदर जितना भी बारूद है, सब ले लो। गोदाम के अंदर सामान उठा रहे लोगों को अचानक झटका लगा। उनके हाथों में पकड़े भारी बक्से एक पल में गायब हो गए। सिर्फ हाथ वाले नहीं, जमीन पर रखे सारे बक्से, धमाके वाली चीजों से भरी तिजोरियां, सब कुछ। एक निशान तक नहीं बचा। पूरा गोदाम चुप हो गया। दर्जनों गुंडे हवा पकड़कर खड़े रह गए। सब एक दूसरे को घूर रहे थे। हालत इतनी अजीब थी कि कोई बोल तक नहीं पा रहा था। ड्रैगन, सब सब गायब हो गया। किसने किया ये? बाहर निकल। गंजे आदमी ने बंदूक निकाली और हवा में घुमाने लगा। लेकिन तब तक बहुत दूर जा चुका था। उसी दिन मौसम विभाग ने नीली ठंड चेतावनी जारी की। कल तापमान 10 से 15 डिग्री तक गिर सकता है। लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने सोचा, बस एक कपड़ा और पहन लेंगे। मैं दोबारा बाहर नहीं गया। मैं अपने किले के अंदर ही रहा। हर दरवाजा, हर खिड़की से पूरी तरह बंद की जा चुकी थी। सिर्फ मुख्य दरवाजा खुला था। डीजल वाली बिजली मशीनें तैयार खड़ी थीं। जरूरत पड़ते ही चालू हो सकती थीं। सबसे अच्छा कोयला पहले ही बड़े चूल्हे के पास जमा कर दिया गया था। बैठक के बीच मैंने तांबे का हॉटपॉट रखा। बंदरगाह से उठाया गया सबसे महंगा वाग्यू मांस काट कर रखा। ताजी सब्जियां धोई और साथ में महंगी शराब की बोतल रख दी। मैंने आखिरी बार फोन खोला, सोशल मीडिया देखा। 1 घंटे पहले स्टेला ने नई तस्वीर डाली थी। पतली शाम वाली पोशाक पहने छत पर खड़ी थी। पीछे चमकता हुआ शहर दिखाई दे रहा था। नीचे लिखा था, सर्दी आ रही है, लेकिन मेरा दिल गर्म है। सरप्राइज के लिए धन्यवाद। भविष्य बहुत खूबसूरत लग रहा है। कुछ लोग अपने गंदे पैसों के साथ सड़ सकते हैं। मैं मुस्कुराया और सिर्फ एक जवाब लिखा, हवा का मजा ले लो। ये आखिरी हवा है जो तुम महसूस करोगी। फिर मैंने फोन से सिम निकाली और मैं फेंक दी। उसी पल बाहर की हल्की बारिश रुक गई। फिर ठाकी, पिंग पोंग गेंद जितना बड़ा ओला धमाके जैसी के साथ मजबूत शीशे से टकराया। फिर ओलों की बारिश टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से गोलियां बरस रही हों। पीछे से चीखती हुई बर्फीली आंधी आ रही थी। तापमान तेजी से गिरने लगा। मेरी स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमकी। ताजा खबर, भयानक ध्रुवीय तूफान के कारण अगले 3 घंटों में पूरी दुनिया का तापमान 50 डिग्री तक गिर सकता है। सभी लोग तुरंत घर लौट जाएं। ये अभ्यास नहीं है। सिर्फ 10 मिनट में बाहर की दुनिया का रंग बदल गया। हवा और बर्फ सड़कों को चीरने लगी। ये नरम बर्फ नहीं थी। ये धारदार बर्फ के टुकड़े थे जो खुली को काट रहे थे। मैं अपने किले के निगरानी कमरे में बैठा था। दर्जनों स्क्रीन पर बाहर की दुनिया दिख रही थी। कारखाना शहर के किनारे था, लेकिन दूर सड़क पर हो रही तबाही साफ दिख रही थी। कुछ ही मिनटों में सड़क काली बर्फ से जम गई। बाहर का तापमान -30 से नीचे जा चुका था और हर मिनट 1 डिग्री और गिर रहा था। उधर शहर के महंगे अपार्टमेंट में स्टेला नई खरीदी हुई गर्म चादर में लिपटी कौंप रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा सफेद पड़ चुका था। होंठ नीले हो रहे थे। पूरी इमारत की गर्मी देने वाली व्यवस्था बंद हो चुकी थी। पानी की पाइपें फट गई थीं। कमरे का तापमान -5 पहुंच चुका था। कुछ करो, हम जमकर मर जाएंगे। वो ट्रॉय पर चिल्लाई, चिल्लाना बंद करो। मुझे भी ठंड लग रही है। मौसम इतनी जल्दी कैसे बदल गया? हाथ गर्म करने वाले पैकेट ढूंढो, जल्दी। दोनों पागलों की तरह दराजें और बैग खंगालने लगे। पूरे घर में सिर्फ 10 छोटे गर्म पैकेट बचे थे। एक रात के लिए भी काफी नहीं। अचानक ट्रॉय की आंखें चमक उठीं। रुको, दामियन के पास पैसा है। उसने जरूर कहीं गर्म जगह बनाई होगी। उसे फोन करो। स्टेला कॉम्पते हाथों से फोन मिलाने लगी। लेकिन जवाब आया, जिस नंबर पर आप फोन कर रहे हैं वो बंद है। स्टेला ने गुस्से में फोन सोफे पर फेंक दिया। उस कमीने ने सच में फोन बंद कर दिया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। रुको, उसने पश्चिम वाले इलाके का जिक्र किया था। कहा था वहां कोई फैक्ट्री किराए पर ली है। वो वहीं छिपा होगा। ट्रॉय ने डरकर बाहर देखा। इस तूफान में अगर नहीं गए तो वैसे भी मर जाएंगे। दोनों ने अपने सारे कपड़े पहन लिए, कौंपते हुए नीचे उतरे और गाड़ी में बैठ गए। पश्चिमी इलाका, स्टेला दांत पीसते हुए बोली।
मैं दामियन को बर्फ में घुटनों पर गिराकर माफी मांगवाऊंगी। उधर मैं निगरानी स्क्रीन देख रहा था। एक कोने में कुछ आवारा कुत्ते सिमटे कौंप रहे थे। फिर अचानक उनकी आंखें लाल हो गईं, दांत लंबे होने लगे। मैंने धीरे से कहा, शुरू हो गया। ये साधारण बीमारी नहीं थी, ये हमेशा जमी रहने वाली बर्फ वाला ज़ॉम्बी वायरस था। मैंने समय देखा। मेरे हिसाब से स्टेला और ट्रॉय को यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, अगर वो रास्ते में जमकर नहीं मरे या ज़ॉम्बीज ने उन्हें खा नहीं लिया। मैं हल्का मुस्कुराया। उम्मीद है पहुंच जाएं। तमाशा देखने वाले होने चाहिए। मैं उठा, नियंत्रण पट्टी के पास गया, फिर लाल बटन दबाया। युद्ध रक्षा तरीका, पहला स्तर चालू। अगले ही पल बाहर लगी ऊंचे वोल्ट वाली बिजली बाड़ जिंदा हो उठी। नीली बिजली बर्फीले तूफान में चमकने लगी, जैसे कोई विशाल जाल शिकार का इंतजार कर रहा हो। और उस जाल के पीछे खड़े होकर मैं स्क्रीन पर चल रहे तूफान की तरफ शराब का प्याला उठाया। चुपचाप जश्न। अब बर्फीला तूफान सफेद मौत बन चुका था। 5 मीटर आगे देखना भी मुश्किल था। हवा ऐसे चीख रही थी जैसे 10,000 लोहे की तलवारें हवा को काट रही हों। सफेद बीएमडब्ल्यू गाड़ी आधा मीटर बर्फ में दबकर लड़खड़ाते हुए चल रही थी। अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? स्टेला चिल्लाई। तुमने कहा था सिर्फ 20 किलोमीटर है। चुप रहो। ट्रॉय के हाथ सुन पड़ चुके थे। उंगलियां नीली हो रही थी। नक्शा कह रहा है जगह सामने ही है, लेकिन सड़क दिख नहीं रही। अचानक चटाइक। गाड़ी जोर से नीचे धंसी। फिर इंजन बंद हो गया। नीचे जमी सख्त बर्फ में गाड़ी का हिस्सा फंस चुका था। इतनी ठंड में लोहे तक टूट जाते हैं। गाड़ी खत्म हो चुकी थी। ट्रॉय ने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा, लेकिन जमा हुआ चमड़ा हाथ काट गया। वो दर्द से चीख उठा। स्टेला पागलों की तरह चिल्लाई, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? बेकार आदमी, बाहर निकलो। आगे जो काली चीज दिख रही है वही फैक्ट्री होगी। दोनों बर्फ में घुटनों तक धंसते हुए आगे बढ़े, लगभग रेंगते हुए। फिर आखिरकार के बीच विशाल काली इमारत दिखाई दी, लेकिन उसे देखकर दोनों वहीं रुक गए। ये कोई छोड़ी हुई फैक्ट्री नहीं थी, ये लोहे का किला था। स्टेला कांपते हुए दरवाजे पर मुक्के मारने लगी। दामियन, मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो। स्टेला दोनों हाथों से उस विशाल लोहे के दरवाजे पर टूट पड़ी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। उधर मैं चमड़े वाले सोफे पर आराम से लेटा था। सामने पूरी दीवार पर निगरानी वाली स्क्रीनें चल रही थीं। दरवाजे से चिपकी 2 लाल गर्म आकृतियां 2 कॉम्पति मक्खियों जैसी लग रही थीं। मैंने शराब का गिलास हल्के से घुमाया। पास रखे छोटे तांबे के बर्तन में लाल शोरबा उबल रहा था। अंदर डाली हुई तिल्ली ऊपर नीचे हो रही थी। तीखी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। ताकत, बाहर वाला बोलने का यंत्र चालू करो। चालू हो गया। मैंने आलस भरी आवाज में कहा। कौन है? आधी रात को दरवाजा पीट रहे हो। लोगों की नींद खराब करना अच्छी बात नहीं। दामियन, मैं हूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। दरवाजा खोलो, हम जमकर मर जाएंगे। मैंने बर्तन से तिल्ली निकाली। थोड़ी ज्यादा पक गई थी। मैंने आराम से कहा, माफ करना। बाहर कौन है? स्टेला का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वो बाहर कुत्ते की तरह ठंड में कौंप रही थी, और मैं अंदर गर्म खाना खा रहा था। मुझे पता है तुम सुन रहे हो। मैं स्टेला हूं। दरवाजा खोलो, अंदर आने दो। मैं सब समझाऊंगी। सब गलतफहमी थी। मैंने कटोरी नीचे रखी, फिर बोलने वाला यंत्र उठाया। थप्पड़ गलतफहमी थी, मुझे घर से निकालना गलतफहमी थी, या मुझे दरवाजे के बाहर कुत्ते की तरह मरने छोड़ देना भी गलतफहमी थी। स्टेला दांत पीसने लगी। गुस्से में बातें हो जाती हैं। तुम आदमी हो, इतनी छोटी सोच क्यों? ठीक है, गलती मेरी थी। मैं माफी मांग रही हूं। क्या इतना काफी नहीं? मैं ऐसा, अगर माफी से सब ठीक हो जाता तो दुनिया में कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे पास चीजें मिटाने वाली ताकत है ना, तो ये दरवाजा क्यों नहीं मिटा देती? स्टेला की आंखों में ठंडी आग चमकी। ठीक है, अगर तुम नहीं खोलोगे तो मैं खुद खोल लूंगी। उसने कौंपता हाथ दरवाजे पर पटका। उसके शरीर में लाल चमक दौड़ गई। मिट जाओ। लाल रोशनी धमाके की तरह दरवाजे से टकराई, लेकिन दरवाजा गायब नहीं हुआ। रोशनी किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस पलट गई। धड़ाम। झटका लगते ही स्टेला बर्फ में जा गिरी। उसका पूरा हाथ सुन्न पड़ गया। तभी उसकी ताकत की चेतावनी गूंजी। निशाना बहुत मजबूत है, जबरदस्ती हटाने पर जीवन शक्ति खत्म होगी। मेरी हैंसी बाहर गूंज उठी। एक बात बताऊं, ये दरवाजा आसमान वाले जहाजों में लगने वाली धातु से बना है। 5 मिलियन खर्च हुए हैं, और लगता है मेरी ताकत तुम्हारी ताकत को दबाती है। तुम्हारी मिटाने वाली शक्ति मेरे मजबूत किए सामान पर काम नहीं करती। फिर आवाज बंद हो गई। अचानक ऊपर लगी तेज रोशनियां जल उठीं। 2 सफेद किरणें सीधा उनके चेहरों पर पड़ी। वो आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे। स्टेला बर्फ में बैठी कौंप रही थी। उसकी हड्डियों तक ठंड घुस चुकी थी, और पहली बार उसे असली निराशा महसूस हुई। आधा घंटा बीत गया। स्टेला और ट्रॉय अभी भी वहीं थे। रुकना नहीं चाहते थे, जा भी नहीं सकते थे। गाड़ी खत्म हो चुकी थी। इस वीराने में पैदल लौटना मतलब मौत। तभी ऊपर कहीं से मशीन जैसी आवाज आई। दोनों ने मुश्किल से सिर उठाया। 3 मीटर ऊपर दीवार में लगा हवा का रास्ता धीरे धीरे खुला, और अंदर से ऐसी खुशबू निकली, गाड़ी खुशबू का दरवाजा खुल गया हो। गरम शोरबा, उबलता मांस, हरी प्याज की खुशबू। इस जमी हुई दुनिया में वह खुशबू पापी के लिए स्वर्ग जैसी थी। स्टेला ने बिना चाहे थूक निकला। उसका गला सूख चुका था। ट्रॉय का पेट जोर से गरजा। फिर मेरी आवाज आई, धीमी लेकिन बेरहम। भूख लगी है। मैं दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ा था।
हाथ में गरम कटोरी थी। नीचे पड़े दोनों लोगों को मैं ऐसे देख रहा था जैसे कोई आवारा कुत्तों को देखता है। ट्रॉय आखिर टूट गया। इज्जत, घमंड भूख के आगे खत्म हो गया। वो बर्फ में घुटनों पर गिर पड़ा। बस एक टुकड़ा, थोड़ा गरम शोरबा, कृपा करके। मैं मुस्कुराया, फिर चॉपस्टिक से मांस का गरम टुकड़ा उठाया और नीचे छोड़ दिया। छपाक, वो गंदी बर्फ में जा गिरा। ट्रॉय जानवर की तरह उसकी तरफ झपटा, लेकिन स्टेला उससे तेज निकली। वही औरत जो पहले सिर्फ महंगा पानी पीती थी, अब पागल जानवर की तरह बर्फ से सना मांस उठाकर मुंह में ठोंस रही थी। गरम मांस ने उसकी जीभ जला दी, लेकिन उसने थूका तक नहीं, सीधा निगल गई। मैं मुस्कुराया, अच्छा लगा। स्टेला रोते हुए सिर हिलाने लगी। उसे खुद पता नहीं था वो कैसी दिख रही है। अच्छा है, तो और खाओ। मैंने बचा हुआ बर्तन उठाया। हड्डियां, मिर्च, बची हुई पत्तियां, सब ऊपर से उनके ऊपर उड़ेल दिया। उबलता हुआ शोरबा -40 वाली जमीन पर गिरा और उसी पल जम पूरी बर्फ बन गई। जहां वो मुश्किल से खड़े थे, वो जमीन भी अब पूरी बर्फ बन चुकी थी। मैंने बिल्कुल झूठी हमदर्दी वाली आवाज में कहा, अब खाना खा लिया है तो भाग भी जाओ। मेरी रक्षा वाली मशीन कुछ मेहमान दिखा रही है। लगता है खाने की खुशबू उन्हें यहां खींच लाई। दोनों अभी मेरी बात समझ भी नहीं पाए थे कि बर्फीले तूफान के अंदर अचानक हरी चमकती आंखें दिखाई देने लगीं। हवा के साथ धीमी डरावनी गुर्राहट आई। बदले हुए ज़ॉम्बी कुत्ते। भागो। ट्रॉय सबसे पहले संभला। उसने स्टेला का हाथ पकड़ा और दौड़ा, लेकिन नीचे पूरी बर्फ जमी थी। दोनों के पैर फिसले और वो मुंह के बल बर्फ में गिर पड़े। बस वही एक गलती काफी थी। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता उन तक पहुंच चुका था। वो किसी छोटे हाथी जितना बड़ा टिबेटन मास्टिफ था। शरीर सड़ा हुआ, ऊपर बर्फ जमी हुई। उसने सीधा ट्रॉय की जांघ दबोच ली। आई। ट्रॉय ऐसे चीखा जैसे किसी को जिंदा काटा जा रहा हो, और उसी पल उसकी आंखों में ठंडी चालाकी चमकी। उसने बिना सोचे स्टेला को पकड़कर सीधे कुत्ते की तरफ धक्का दे दिया और खुद लुढ़क कर दूर निकल गया। तुम क्या कर रहे हो? स्टेला डर से चीख उठी। विशाल कुत्ता उसके गले की तरफ झपटा। जिंदगी और मौत के उस एक पल में इंसान सिर्फ खुद को बचाना चाहता है। स्टेला की आंखें फैल गईं। विशाल कुत्ते का सिर सीधा उसके चेहरे की तरफ आ रहा था। उसके दिमाग में लाल निशान पागलों की तरह चमकने लगा। गायब हो जाओ, उसने मन ही मन चीखा। इस बार सामने कईतों का लोहे का दरवाजा नहीं था, ये एक जिंदा जीव था। स्टेला की नाक से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर उस विशाल कुत्ते का सिर अचानक गायब हो गया। धम। सिर्फ आधा शरीर बचा। रफ्तार के कारण स्टेला से टकराया और लगभग उसे कुचल ही दिया, लेकिन वो बच गई। और उसे एक बात समझ आ गई, उसकी ताकत दरवाजे नहीं खोल सकती, लेकिन ऐसे जीवों को पल भर में मार सकती है। ऊपर बालकनी में खड़ा मैं दूरबीन नीचे करता हूं। मेरी आंखों में हल्की मुस्कान आई। मुझे हैरानी नहीं हुई। आखिर स्टेला के पास लड़ाई वाली सबसे खतरनाक ताकतों में से एक थी। अगर वो इतनी आसानी से मर जाती, आगे मजा कैसे आता? जब वो खुद नहीं जा रहे, मुझे उन्हें रास्ता देना पड़ेगा। मेरी आवाज फिर गूंजी। 200 मीटर पूरब में एक पुराना पहरेदार कमरा है। शीशे टूटे हुए हैं, लेकिन छत अभी भी है। अगर रात बचनी है तो वही आखिरी मौका है। इतना कहकर खिड़की बंद हो गई। रोशनियां भी बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ 2 कॉम्पति परछाइयां बचीं और उनके चारों तरफ बढ़ती हुई हरी आंखें। चलो, पहरेदार कमरे की तरफ। स्टेला ने मरे हुए कुत्ते का शरीर धक्का देकर हटाया और थड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। उसने ट्रॉय की तरफ देखा तक नहीं। वो अभी तक उसका धक्का नहीं भूली थी। ज़ॉम्बी कुत्तों के झुंड के पहुंचने से पहले रेंगते और फिसलते हुए उस टूटे कमरे तक पहुंचे। कमरा बहुत छोटा था। चारों तरफ से हवा अंदर आ रही थी। आधे शीशे पहले ही टूट चुके थे। दरवाजा भी पूरा बंद नहीं होता था, लेकिन बाहर खुले मैदान से तो बेहतर था। उन्होंने लकड़ी के टुकड़े और फटे अखबार लगाकर खिड़कियां बंद करने की कोशिश की, फिर धूल भरी जमीन पर गिर पड़े। दोनों हाँफ रहे थे। ट्रॉय धीरे से स्टेला के पास सरका, चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाई। तुम ठीक हो? उसने स्टेला का हाथ पकड़ने की कोशिश की। पहले मैं तुम्हें धक्का नहीं दे रहा था, मैं बस उसे दूर करना चाहता था। गलत मत समझो। स्टेला की आंखों में नफरत भर गई। मुझसे दूर रहो। स्टेला ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। अभी जो हुआ था, उसके बाद उसकी मासूम और नाजुक दिखने वाली नकली शक्ल आखिर टूट गई, और अंदर से जो बाहर आया वो सिर्फ स्वार्थ था। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सुनो ट्रॉय, मैंने तुम्हें अपने पास सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि तुम दिखने में अच्छे थे और थोड़े समझदार भी, लेकिन अभी तुम किसी काम के नहीं। उसने धीरे से हाथ उठाया। उसकी हथेली में हल्की लाल चमक घूम रही थी। आज के बाद अगर दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारा सिर भी उसी कुत्ते की तरह गायब कर दूंगी। ट्रॉय का शरीर सख्त हो गया। उसने स्टेला के चेहरे पर लगे खून को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में जहर चमका, फिर तुरंत छिप गया। उसे समझ आ चुका था, अब स्टेला के पास वो ताकत थी जो उसे पल भर में मिटा सकती थी। वो कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ सह सकता था। तभी भूख फिर लौट आई। पहले मिला छोटा मांस का टुकड़ा कब का खत्म हो चुका था,
और ये भयानक ठंड उनके शरीर की सारी ताकत चूस रही थी। स्टेला ने चारों तरफ देखा। यहाँ पहले कोई रहता था, शायद कुछ खाने को मिल जाए। ट्रॉय तुरंत कूड़े के ढेर में तलाश करने लगा। अब वो खुद को काम का साबित करना चाहता था। काफी देर बाद बिस्तर के नीचे कोने में उसके हाथ को कुछ सख्त चीज लगी। उसने बाहर खींचा। सूखा सॉसेज, एक तरफ से चूहों ने कुतरा हुआ, पूरी तरह जमा हुआ, पत्थर जैसा सख्त। लेकिन इस समय वो उसके लिए खजाना था। उसकी पहली सोच थी छिपा लो। वो उसे जल्दी से अपनी जैकेट में डालने लगा। तभी पीछे से स्टेला की आवाज आई, इधर दो। ट्रॉय रुक गया, फिर जबरदस्ती मुस्कुराया। देखो क्या मिला। आधा आधा बांट लेते हैं। मुझे दो। स्टेला ने हाथ आगे बढ़ाया। हथेली में लाल चमक फिर जल उठी। धमकी साफ थी। ट्रॉय ने दांत भींचे और सॉसेज उसके हाथ में दे दिया। स्टेला ने झपट कर पकड़ा और बांटने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने खोल फाड़ा, गंदगी की परवाह तक नहीं की और सीधा मुंह में काट लिया। जमा हुआ सॉसेज उसके मसूड़ों को काट गया। खून निकल आया, लेकिन मांस का स्वाद मिलते ही वो लगभग पागल हो गई। कुछ ही कौर में उसने 2/3 खत्म कर दिया। सिर्फ छोटा सा टुकड़ा बचा। उसने ट्रॉय की भूखी आंखें देखी, फिर ठंडी हंसी हंसी और बचा हुआ टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया, जैसे किसी भिखारी को टुकड़ा डाल रही हो। खुद को खुशकिस्मत समझो। आज के बाद जो भी मिलेगा पहले मेरा होगा। तुम्हें सिर्फ बचा हुआ मिलेगा। ट्रॉय ने गंदा टुकड़ा उठाया, खोल समेत मुंह में ठोंस लिया और चबाने लगा। उसने सिर नीचे रखा। किसी ने उसकी आंखों में जलती नफरत नहीं देखी। स्टेला, स्टेला, बस इंतजार करो। जिस दिन मुझे भी ताकत मिल गई या ये बर्फ रुक गई, उस दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। उधर 200 मीटर दूर मेरे सुरक्षित तहखाने में मैं गर्म पानी के बड़े टब में आराम से लेटा था। हाथ में टैबलेट था। दुनिया का आम इंटरनेट बंद हो चुका था, लेकिन मेरी खास सैटेलाइट मशीन अभी भी दुनिया भर के संकेत पकड़ रही थी। स्क्रीन पर खबरें चल रही थीं। न्यूयॉर्क में आपातकाल, पूरा मैनहट्टन बर्फ में जकड़ा, टोक्यो में दंगे, फौजी संपर्क टूट रहे हैं। फिर चीन की खबर आई, देश ने सबसे बड़ा आपातकाल लागू कर दिया है। सरकारी शेल्टर खोले जा रहे हैं। नजदीकी शेल्टर शहर का खेल मैदान। मैंने वो जगह देखी और उंगली से टब का किनारा थपथपाने लगा। पिछली जिंदगी में वो शुरुआती दिनों का सबसे बड़ा सरकारी गढ़ था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग जमा होने की वजह से वहां खाना बहुत जल्दी खत्म हो गया। 1 महीने से भी कम समय में दंगा शुरू हो गया। हजारों लोग मर गए और उसी समय स्टेला को उसकी ताकत की वजह से पकड़ लिया गया था। उसे हर दिन जमी हुई सड़कें साफ करने पर मजबूर किया जाता था। बदले में सिर्फ आधा स्टीम्ड बन मिलता था। मैं हल्का मुस्कुराया। लगता है इतिहास फिर वही रास्ता चल रहा है। मैंने खबरें बंद की और अपनी ताकत का पन्ना खोला। कुल सामान 32,000 टन। ताकत स्तर लेवल 1। अनुभव 10%। अगले स्तर के लिए 10 ज़ॉम्बी क्रिस्टल चाहिए। मैं पानी से बाहर निकला। पिछली जिंदगी में लोगों को तीसरे महीने पता चला था कि ज़ॉम्बीज के सिर के अंदर मिलने वाले क्रिस्टल ताकत बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे यह बात अभी से पता थी। ज्यादातर ज़ॉम्बीज अभी क्रिस्टल नहीं बना पाए थे, लेकिन बदले हुए जानवरों में उनके मिलने का मौका ज्यादा था। मैं हल्का हंसा। बेचारी स्टेला जान बचाने में इतनी लगी रही कि सबसे कीमती चीज वहीं छोड़ आई। बर्फ में पड़े वो ज़ॉम्बी कुत्ते मेरे लिए चलते फिरते अनुभव अंक थे, और मैं उन्हें यूं ही छोड़ने वाला नहीं था। मैंने शरीर सुखाया, फिर हल्का गर्म लड़ाई वाला कपड़ा पहना, कमर पर कुल्हाड़ी टांगी और बाहर निकलने का फैसला किया। बर्फीले तूफान की पहली रात, पहली बड़ी कमाई लेने का समय आ गया था, और साथ में यह भी देखना था कि पहरेदार कमरे में बैठे वो दोनों कुत्ते अभी तक जिंदा हैं या नहीं। रात के 3 बजे तूफान थोड़ा धीमा पड़ा था, लेकिन तापमान अब भी -50 पर अटका हुआ था। ये मौत वाला इलाका था। इतनी ठंड में लोहे तक कांच की तरह टूट जाते हैं। लेकिन पश्चिम के वीरान मैदान में एक काली परछाई आगे बढ़ रही थी। ये खास कपड़े मैंने बहुत पैसा देकर बनवाए थे। पतले काले कपड़े के अंदर गर्मी देने वाली महीन तारें लगी थीं। कमर पर बंधी छोटी ताकत मशीन उन्हें चला रही थी। मेरे शरीर का तापमान हमेशा 25 डिग्री पर बना हुआ था। हेलमेट में रात में देखने वाली आंखें थीं, और सांस लेने वाला हिस्सा हवा में मौजूद ज़ॉम्बी बीमारी को रोक रहा था। मेरे हाथ में काली कुल्हाड़ी थी। हर कदम पर बर्फ चर्र चर्र कर रही थी। 50 मीटर आगे पहले वाले ज़ॉम्बी कुत्ते अभी भी वहीं थे। वो पहरेदार कमरे को घेर कर घूम रहे थे। कभी कभी अपने पंजों से लोहे की दीवार नोचते, जिससे कान चीरने वाली आवाज निकलती। कुल 7। मैंने अपनी आंखों वाली मशीन से हर निशाना देख लिया। ये ज़ॉम्बी कुत्ते खतरनाक थे, लेकिन अभी वो सबसे कमजोर हालत में थे। इतनी ठंड ने उनके जोड़ जमा दिए थे। उनकी चाल कम से कम 30% धीमी हो चुकी थी। यही सही मौका था। मैं बर्फ के ढेर के पीछे से बिजली की तरह निकला। पहला कुत्ता अभी भी कमरे पर गुर्रा रहा था। उसे समझ तक नहीं आया क्या हुआ। मेरी कुल्हाड़ी पहले पहुंच गई। छपाक।
सिर सीधा अलग। लेवल 1 ज़ॉम्बी डॉग मारा गया। अनुभव 5। आवाज सुनते ही बाकी 6 घूम गए। सबसे बड़ा टिबेटन मास्टिफ मेरी तरफ मुड़ा। उसकी हरी चमकती आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। उसने पीछे से जोर लगाया और टैंक की तरह मेरी तरफ दौड़ा। आधा मीटर दूरी पर पहुंचते ही उसने मुंह खोलकर मेरे गले पर झपट्टा मारा। मैंने बायां हाथ नीचे फैलाया। ले लो। अचानक उसके पैरों के नीचे की 2 मीटर चौड़ी बर्फ गायब हो गई, साथ की जमीन भी। ये जाल मैंने कई बार कोशिश करके बनाया था। जहां अभी जमीन थी वहां अचानक 3 मीटर गहरा गड्ढा खुल गया। भागता हुआ मास्टिफ सीधे नीचे जा गिरा। धड़ाम। हड्डियां टूटने की आवाज ऊपर तक आई। मैं बिना रुके उसके पीछे कूद गया। मेरी कुल्हाड़ी हवा में आधा चांद बनाती हुई घूमी। गुर्राता हुआ सिर लुढ़क गया। एलीट ज़ॉम्बी डॉग मारा गया। अनुभव 20। सामान मिला। लेवल 1 शक्ति क्रिस्टल। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। बाकी छोटे कुत्तों के लिए अभी समय नहीं था। मैं नीचे झुका, घिन दबाकर टूटे सिर के अंदर हाथ डाला। कुछ पल बाद मेरी उंगलियों में नाखून जितना छोटा क्रिस्टल चमका, हल्की लाल रोशनी दे रहा था। यही प्रलय की असली दौलत थी। ज़ॉम्बी ताकत का स्रोत और इंसानों की नई ताकत की चाबी। पिछली जिंदगी में एक लेवल 1 क्रिस्टल के बदले एक तो चावल मिलता था। ऊपर बाकी 5 कुत्ते पागलों की तरह भौंक रहे थे, लेकिन गड्ढे की वजह से अंदर नहीं आ पा रहे थे। मैंने ऊपर देखा और ठंडी मुस्कान दी। जल्दी मत करो, एक एक करके सब मेरे अनुभव बनोगे। मैंने सोचते ही अपने भंडार से बदली हुई कील चलाने वाली बंदूक निकाली। उसके साथ तेज हवा वाला डिब्बा जुड़ा था। अगले 5 मिनट सीधा कत्लेआम था। मैं गड्ढे से बाहर निकला और हर लाश की जांच की। अच्छी कमाई। कुल 3 क्रिस्टल मिले। फिर मैंने पास वाले पहरेदार कमरे की तरफ देखा। पूरा सन्नाटा। मैंने जाकर टूटा दरवाजा लात मारकर खोला। अंदर सिर्फ पैरों के निशान थे, जो सड़क की तरफ जा रहे थे। दीवार पर नाखून से टेढ़े शब्द लिखे थे। डामियन, बस इंतजार करो। मैं हैंस पड़ा। इस प्रलय में कई बार जिंदा रहना मरने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है, खासकर उन 2 लोगों के लिए जिनका घमंड पहाड़ जितना बड़ा था और जान कागज जितनी कमजोर। मैं मुड़ा और बर्फीले तूफान में गायब हो गया। मेरा अगला ठिकाना था शहर का पहला बड़ा अस्पताल। वहां सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं थे। मुझे वहां एक और चीज चाहिए थी, वायरस रोकने वाली दवा। जब स्टेला 2 सॉसेज के लिए अपनी इज्जत बेच रही थी, तब मैं अपनी बर्फ वाली गाड़ी पर पूरी रफ्तार से शहर के खंडहर पार कर रहा था, जो सड़कें कभी लोगों से भरी रहती थीं, अब कई मीटर बर्फ के नीचे दबी थीं। मैं सड़क की बत्तियों की ऊंचाई के बराबर चल रहा था। नीचे बर्फ में गाड़ियां और लाशें ऐसे जमी थीं जैसे कोई मौत का संग्रहालय हो। अस्पताल अंधेरे में खामोश खड़ा था। ज्यादातर शीशे टूट चुके थे। मुख्य दरवाजे के बाहर पूरा मैदान जमे हुए ज़ॉम्बीज से भरा था। कुछ पर्ची बनवाने की लाइन में जमे थे, कुछ भागते हुए हालत में। लेकिन मुझे पता था वो मरे नहीं हैं। जैसे ही उन्हें किसी जिंदा इंसान की गर्मी महसूस होगी, वो जाग जाएंगे। ताकत। खामोश घेरा चालू करो। मैंने थोड़ी ताकत खर्च की। मेरे शरीर के चारों तरफ 1 मीटर का शांत घेरा बन गया। अब चलते वक्त आवाज नहीं हो रही थी। मैंने लोहे का हुक फेंका और नीचे वाले हिस्से को छोड़कर सीधा तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। तीसरी मंजिल, दवाइयों वाला हिस्सा। मैं टूटी खिड़की से अंदर घुसा। यहां ज़ॉम्बीज कम थे, बस कुछ बदले हुए नर्स कपड़ों वाले लोग इधर उधर घूम रहे थे। मैंने कुल्हाड़ी निकाली। 2 बार, काम खत्म। मैं दवाइयों की अलमारी तक पहुंचा। सब ले लो। मेरे हाथ के घूमते ही पूरी की पूरी दवाइयां गायब होने लगीं। बुखार की दवा, दर्द की दवा, खून दबाव की दवा, इंसुलिन। क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता था। पहले जमा करो, छांटना बाद में। तभी नीचे से गोलियों की आवाज गूंजी। रात की खामोशी में वो बादल फटने जैसी लगी। मैं खिड़की के पास गया। नीचे 2 बदली हुई बख्तरबंद गाड़ियां अस्पताल के अंदर घुसीं। 7-8 हथियारबंद गुंडे बाहर निकले। हाथों में एके और बंदूकें थीं। वो ज़ॉम्बीज पर गोलियां बरसा रहे थे। जल्दी, मुख्य दरवाजा तोड़ो। एक चेहरे पर निशान वाला आदमी चिल्लाया। बॉस ने कहा है, हमें सिर्फ खून वाला हिस्सा और दवाइयां चाहिए, बाकी सब छोड़ दो। मैंने उनकी गाड़ियों पर बना निशान देखा। काला शार्क, ब्लैक शार्क गैंग। तो उन्हें भी समझ आ गया था कि प्रलय में दवाइयां सोने से कीमती होती हैं। मैं तुरंत नहीं निकला, बल्कि आराम से खिड़की के पास टिक गया और नीचे तमाशा देखने लगा। ब्लैक शार्क गैंग के पास भारी हथियार थे और ठंड की वजह से ज़ॉम्बीज धीमे थे, इसलिए वो जल्दी रास्ता साफ करते हुए अंदर बढ़ गए। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। शोर। सिर्फ बाहर वाले ज़ॉम्बीज नहीं, पास की गलियों में छिपे हुए सारे जीव और अस्पताल के तहखाने में सोई चीजें भी जाग गईं।
जैसे ही ब्लैक शार्क गैंग अंदर पहुंची, जमीन फट गई। धड़ाम। 3 मीटर से भी बड़ा एक मॉन्स्टर नीचे से बाहर निकला। उसका शरीर लोहे जैसा सख्त था, मांसपेशियां फटी पड़ रही थीं। साधारण ज़ॉम्बीज़ की तरह सूखा नहीं, बल्कि ताकत से भरा हुआ। चलता फिरता दानव। लेवल 2 म्यूटेंट। ताकत वाला प्रकार। मैंने आंखें सिकोड़ लीं। इतनी जल्दी लेवल 2? अस्पताल जैसी मौत भरी जगह सच में मॉन्स्टर्स जल्दी पैदा करती है। ये क्या चीज है? ब्लैक शार्क गैंग डर से जम गई। फिर एक साथ कई बंदूकें चलीं। गोलियां मॉन्स्टर से टकराईं, लेकिन बस हल्का खून निकला। उसकी मांसपेशियां गोलियां रोक रही थीं। मॉन्स्टर ने दहाड़ मारी, पास पड़ा अस्पताल का बिस्तर उठाया और घुमाकर फेंक दिया। धड़ाम। 2 गुंडे उसी पल चपटा हो गए। पूरा मैदान अफरा तफरी में बदल गया। जो गुंडे अभी तक अकड़ रहे थे, अब जान बचाकर भाग रहे थे। मेरी आंखें चमक उठीं। मुझे ब्लैक शार्क गैंग की जान से मतलब नहीं था। मुझे चाहिए था उस मॉन्स्टर का लेवल 2 क्रिस्टल। वो मुझे सीधे अगले स्तर तक पहुंचा सकता था, और शायद नई ताकत भी खोल दे। ऊपर से उनकी दोनों बड़ी गाड़ियां भी मेरे बहुत काम आने वाली थीं। ये खास बदली हुई बख्तरबंद गाड़ियां थीं, लोग और सामान ढोने में मेरी बर्फ वाली गाड़ी से कहीं बेहतर। मैंने इंतजार किया। पहले ब्लैक शार्क गैंग उस दानव को कमजोर करे, फिर वो दानव उन्हें खत्म करे। 5 मिनट बाद पूरा हाल शांत हो गया। ब्लैक शार्क गैंग मर चुकी थी, और दानव भी बुरी तरह घायल था। मैं तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हवा में ही मैंने अपने भंडार से टीएनटी निकाला। बत्ती पहले से जल रही थी। ये लो, तुम्हारे लिए तोहफा। मैंने हवा में शरीर घुमाया और टीएनटी सीधा उसके खुले मुंह में फेंक दिया। दानव ने सोचा खाना है। उसने तुरंत काट लिया। मैं जमीन पर लुढ़कते हुए गिरा और बड़े खंभे के पीछे छिप गया। धड़ाहीम। पूरा अस्पताल हिल गया। धूल हटने के बाद फर्श पर बिना सिर का विशाल शरीर पड़ा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, जले हुए मांस के अंदर हाथ डाला, और आखिरकार मुझे अखरोट जितना बड़ा नीला क्रिस्टल मिला। उससे गहरी नीली रोशनी निकल रही थी। लेवल 2 शक्ति क्रिस्टल मिला। ऊंची ताकत का स्रोत मिला। अभी इस्तेमाल करके स्तर बढ़ाएं? हाँ। क्रिस्टल मेरे हाथ में पिघल गया। गर्म ताकत पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरी हड्डियां तक कांप उठीं। ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर बदल रहा हो। मेरी समझ, मेरी नजर, मेरी ताकत, सब दोगुनी हो गई। ताकत बढ़ गई। अब स्तर लेवल 2। नई शक्ति मिली, स्पेस ब्लेड। यह शक्ति हवा में एक चीरा खोल सकती है, जो किसी भी चीज को काट देगा। मैंने अपनी हथेली देखी। बस सोचते ही उंगली पर स्याही जैसी काली पतली रेखा उभर आई। मैंने पास खड़ी भारी गाड़ी के लोहे पर हल्का सा हाथ फेरा। चिर्रिक। मोटा लोहा ऐसे कट गया जैसे नरम टोफू हो। कट इतना साफ था, देखकर ही डर लगे। मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराया। फिर उन दोनों बख्तरबंद गाड़ियों की तरफ देखा। इंजन अभी भी चल रहे थे। सब ले लो। गाड़ियां, हथियार, सामान, सब मेरे भंडार में गायब हो गया। अस्पताल की इस यात्रा से मुझे दवाइयां मिली, नया स्तर मिला, और ऊपर से बड़ा फायदा भी। प्रलय ऐसे ही जी जाती है। मैं बर्फ वाली गाड़ी पर बैठा। इंजन गरजा और मैं अंधेरे में गायब हो गया। प्रलय का 15वां दिन। शहर का खेल मैदान। अंदर की हवा सड़ चुकी थी। सड़ी गंध, गंदगी, निराशा, सब मिलकर दम घोंट रहे थे। जो मैदान कभी 50,000 लोगों से भरता था, अब उसमें 30,000 से भी कम लोग बचे थे। जो थोड़ा बहुत नियम बचा था, वो भी टूट चुका था। कल रात आखिरी बिजली मशीन बंद हो गई, और उसके साथ इंसानियत की आखिरी रोशनी भी। खाना खत्म हो गया। गोदाम खोलो। अफसर खुद खा रहे हैं, और हम पेड़ की छाल चबा रहे हैं। अचानक दंगा भड़क उठा। हजारों भूखे लोग पहरेदारों को तोड़कर अंदर घुस गए। गोलियां, चीखें, मांस फटने की आवाज, सब एक साथ गूंज रहा था। स्टेला मैदान के कोने में दुबकी बैठी थी। हाथ में बर्फ हटाने वाला फावड़ा था। उसके गोरे हाथ अब जख्मों से भरे थे। ठंड ने चमड़ी फाड़ दी थी। उसकी मिटाने वाली शक्ति ही अब उसका सहारा थी। लेकिन उसी ने उसे बोझ ढोने वाला जानवर भी बना दिया था। तभी ट्रॉय भागता हुआ आया। चेहरे पर खून लगा था। हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसकी आंखें घायल भेड़िए जैसी लग रही थीं। ज़ॉम्बी झुंड बाहर की दीवार तोड़ चुका है। ये जगह मौत का गड्ढा बनने वाली है। भागना होगा। स्टेला ने खाली आंखों से बाहर देखा। -60 डिग्री। बाहर निकलना मतलब मौत। कहां जाएं? ट्रॉय झुककर फुसफुसाया, पश्चिमी इलाका, डेमियन के पास। मैंने सब सोच लिया है। सिर्फ हम दोनों जाएंगे तो वो नहीं मानेगा, लेकिन अगर हम हजारों लोगों को साथ ले जाएं तो कोई किला हजारों भूखे लोगों को नहीं रोक सकता। कमांडर वॉन्ग के पास अभी भी हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां हैं। अगर उसे पता चले कि पश्चिम में खाने से भरा गर्म किला है,
तो वो क्या करेगा? स्टेला की आंखों में कुछ बदल गया। निराशा जहर में बदल गई, फिर पत्थर जैसी ठंडी ठान में। मैं नरक में क्यों सड़ूं जब वो राजा की तरह जी रहा है? 10 मिनट बाद मुख्य दफ्तर। कमांडर वॉन्ग पसीने में भीगा हुआ था। वो भागने की तैयारी कर रहा था। सर, स्टेला। स्टेला अंदर घुसी। उसने बंदूक की नली से भी डर नहीं दिखाया। मुझे पता है खाना कहाँ है। हजारों तो सामान, बिजली, मजबूत किला। कमांडर वॉन्ग की आंखें सिकुड़ गईं। अगर झूठ बोला तो अभी गोली मार दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही, स्टेला जल्दी जल्दी बोली। वो सामान जमा करने वाली ताकत वाला आदमी है। प्रलय से पहले उसने शहर के सारे ठंडे गोदाम खाली कर दिए थे। पश्चिम वाले इलाके की छोड़ी फैक्ट्री में सब रखा है। अगर वो जगह मिल गई तो हम सब बच जाएंगे। कमांडर वांग की आंखों में लालच चमक उठा। मौत के डर से पैदा हुआ लालच। बहुत बढ़िया। उसने नक्शा खींचा और हाथ जोर से पश्चिमी इलाके पर मारा। सबको खबर दो। कमांडर वॉन्ग गरजा, जो मरना नहीं चाहता, जो भूख से तड़पना नहीं चाहता, मेरे पीछे चलो। निशाना पश्चिमी इलाका, जो अंदर घुस जाएगा उसे जो चाहिए मिलेगा। जो भीड़ कुछ पल पहले आपस में लड़ रही थी, उसे अचानक एक नया दुश्मन मिल गया। गुस्सा, जलन, भूख। इन सब ने मिलकर उस भीड़ को एक सेना बना दिया। आधे घंटे बाद 5 बख्तरबंद गाड़ियां सबसे आगे थीं। उनके पीछे दर्जनों बदली हुई गाड़ियां और उनके पीछे हजारों लोग। किसी के हाथ में बंदूक, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में लोहे की पाइप। सबकी आंखों में दो चीजें जल रही थीं, लालच और जीने की भूख। स्टेला सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठी थी। हाथ में सूखा बिस्कुट दबा था। उसके होंठों पर जहरीली मुस्कान आई। डामियन, इस बार मैं पूरी सेना लेकर आई हूं। अब देखती हूं दरवाजा कैसे बंद रखोगे। उधर सबसे पीछे जिंदा इंसानों की गंध से खिंचे ज़ॉम्बीज़ भी चुपचाप पीछे आ रहे थे, लेकिन कोई चेतावनी नहीं बजी। मैंने वो बहुत पहले बंद कर दी थी। मैं दूसरी मंजिल की मजबूत कौंच वाली दीवार के सामने खड़ा था। काले लंबे कपड़े पहने, हाथ में लाल शराब का गिलास। नीचे बर्फ में बढ़ती सेना को ऐसे देख रहा था जैसे कोई संगीत चलाने वाला कलाकार अपनी धुन देखता है। मेरी ताकत की स्क्रीन चमकी। बड़ी दुश्मन सेना पास आ रही है। दुश्मन की ताकत। 5 बख्तरबंद गाड़ियां, 3 भारी मशीन बंदूकें, 2 रॉकेट फेंकने वाले हथियार, 12 जागी हुई ताकत वाले लोग, 3000 हथियारबंद लड़ाके, 5000 से ज्यादा ज़ॉम्बीज़, 3 लेवल 2 दानव। मैं हल्का मुस्कुराया। वाह, ये लोग मुझे सच में बहुत अहम समझते हैं। मैंने आराम से शराब का घूंट लिया। इतनी ताकत किसी छोटे देश की राजधानी तक गिरा सकती थी, लेकिन मुझे डर नहीं था। सच कहूं तो थोड़ा मजा आ रहा था। कई दिनों से घर में बैठे बैठे ऊब चुका था। सिर्फ ताकत बढ़ाना, पुरानी फिल्में देखना। लेकिन असली मजा तो मौत के किनारे नाचने में है। यही प्रलय की असली खुशी है। बख्तरबंद गाड़ियों की आवाज तूफान को दबाने लगी। फिर लाउडस्पीकर गूंजा। कमांडर वैंग की भारी आवाज फैली। काफिला रुक जाए। 500 मीटर दूरी बनाए रखो। अंदर सुनने वाले ध्यान दें। हम शेल्टर 7 की सरकारी बचाव सेना है। आपका खाना और ठिकाना अब सरकारी कब्जे में लिया जाता है। तुरंत हथियार डालो और दरवाजा खोलो। साथ दोगे तो तुम्हें सलाहकार बनाया जाएगा। मैं ऐसा सलाहकार, मतलब खास गुलाम। कमांडर वॉन्ग का चेहरा काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे जवाब दूंगा। उसने हाथ हिलाया। स्टेला, तुमने कहा था तुम उसे दबा सकती हो। जाओ, उसे असली दबाव दिखाओ। स्टेला ने बड़ा बोलने वाला यंत्र उठाया और गाड़ी की छत पर चढ़ गई। ठंडी हवा उसे लगभग गिरा ही देती, लेकिन उसकी आंखों में नफरत आग की तरह जल रही थी। तुम चारों तरफ से घिरे हो। इतने लोग भूख से मर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया और नियंत्रण पट्टी पर लाल बटन पर उंगली रख दी। स्टेला चीखती रही। तुम अकेले इतना खाना दबाकर बैठे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी दरवाजा खोल दो तो लोग शायद तुम्हें माफ कर दें, वरना जब हम अंदर आए तो तुम्हें टुकड़ों में बांट देंगे। मैं धीरे से बोला, तुम अभी भी इतनी बेवकूफ हो? कमांडर वांग आखिर चिल्लाया। रॉकेट चलाओ, उड़ा दो इसे। रॉकेट आग छोड़ता हुआ मेरी तरफ आया, लेकिन मेरे किले के सामने पहुंचते ही हवा जैसे मुड़ गई। रॉकेट ऐसे पलटा जैसे शीशे से टकराकर वापस गया हो और सीधा उनकी अपनी गाड़ी में जा घुसा। धड़ाहियां, आग का विशाल गोला उठा। लड़ाकों से भरी गाड़ी टुकड़ों में उड़ गई। लोहे के टुकड़े, खून, शरीर सब हवा में बिखर गया। क्या? पूरा मैदान जम गया। कमांडर वॉन्ग पागलों की तरह चिल्लाया, गोली चलाओ, सब गोली चलाओ। सैकड़ों गोलियां दीवारों से टकराईं, लेकिन बस चिंगारियां निकलीं। रंग तक मुश्किल से उखड़ा। मैंने उंगली चटकाई। अब मेरी बारी। फिर लाल बटन दबाया। रक्षा व्यवस्था चालू। बारूदी मैदान तैयार। सबसे आगे दौड़ रहे लोगों के नीचे की बर्फ अचानक धंस गई, लेकिन वहां साधारण गड्ढे नहीं थे। पूरी जमीन बारूद से भरी थी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। एक के बाद एक धमाके गूंज उठे। कुछ ही पलों में सफेद बर्फ लाल हो गई। सैकड़ों लोग चीखने से पहले ही उड़ गए। भीड़ डरकर पीछे भागी, लेकिन पीछे वाले अभी भी आगे धक्का दे रहे थे। पूरा मैदान पागल हो गया। और तभी भी डरावनी चीज हुई। पीछे बर्फ के मैदान से भयानक दहाड़ उठी। धमाकों और खून की गंध से खिंचे 5000 ज़ॉम्बीज़ आखिर टूट पड़े।
अब वो भटक नहीं रहे थे। खून ने उन्हें पागल बना दिया था। वो भूखे कुत्तों की तरह पीछे से भीड़ पर टूट पड़े। बचाओ, पीछे ज़ॉम्बीज़ हैं। आगे बारूद और लोहे का किला, पीछे ज़ॉम्बी झुंड। ये पूरी सेना अब रोटी के बीच फंसे मांस जैसी बन चुकी थी। कमांडर वैंग ने बंदूक स्टेला के सिर पर रख दी। अपनी ताकत इस्तेमाल करो, बारूद साफ करो। स्टेला कौंपने लगी। उसने अपनी सारी ताकत आगे फेंकी। कुछ बारूद गायब हुए, लेकिन पूरा मैदान बहुत बड़ा था। उसकी ताकत समुद्र में एक बूंद जैसी थी। 1 मिनट भी नहीं बीता, वो नाक से खून बहने लगा और वो गाड़ी की छत पर गिर पड़ी। बेकार। कमांडर वोंग ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया, फिर खुद गाड़ी घुमाकर भागने लगा, जैसे मैं उसे जाने देता। मैं बालकनी पर खड़ा मुस्कुराया। इतनी दूर आए हो तो कुछ छोड़कर जाओ। मैंने दाहिना हाथ उठाया और मुट्ठी बंद की। स्पेस ब्लेड। हवा में काली दरार खुल गई, बिना आवाज के, सीधी उड़ती हुई। 10 टन से भारी बख्तरबंद गाड़ी बीच से कट गई। इतनी साफ कट जैसे शीशा हो। अंदर का हर हिस्सा दिख रहा था। पूरा मैदान जम गया। इंसान, ज़ॉम्बीज, सब उसे एक वार को देखकर रुक गए। लड़ाई पूरे 3 घंटे चली। कुछ लोग अंधेरे और बर्फ का फायदा उठाकर भाग निकले। बाकी पूरी सेना लगभग खत्म हो गई। फिर बर्फ रुक गई। आसमान में फीका चांद लटक रहा था। उसकी रोशनी इस नरक पर पड़ रही थी। मेरे किले के सामने सिर्फ 2 लोग बचे थे, स्टेला और ट्रॉय। उनकी किस्मत अच्छी थी। शुरू में स्टेला को गाड़ी से फेंक दिया गया था, इसलिए वो पहले धमाके से बच गई, और बाद में दोनों टूटी गाड़ी के नीचे छिपकर मरे होने का नाटक करते रहे। लेकिन अब उनके पास भागने की जगह नहीं थी, क्योंकि मैं उनके सामने खड़ा था। विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुला। मैंने लड़ाई वाले भारी कपड़े नहीं पहने थे, बस पतली काली कमीज, हाथ में कुल्हाड़ी। धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता हुआ। हर कदम दिल पर चोट जैसा लग रहा था। स्टेला घुटनों पर गिर गई। चेहरा खून से भरा था। हाथ नीले पड़ चुके थे। वो रेंगती हुई मेरी तरफ आई। मैं गलत थी, सच में गलत थी। मुझे मजबूर किया गया। सब कमांडर वोंग ने करवाया। तुम मुझे जानते हो, मैं बहुत डरती हूँ। ट्रॉय भी तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा। हाँ, उन्होंने हमें मजबूर किया। डेमियन, कृपा करके, पुरानी बातों के लिए हमें छोड़ दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा। मैं उनसे 2 मीटर दूर रुक गया। फिर अपने भंडार से मेज और कुर्सियां निकाली। छोटा मिट्टी वाला चूल्हा रखा। आग जलाई। बर्तन रखा। शोरबा डाला। कुछ ही पलों में गरम मसालेदार खुशबू फैल गई। खून की बदबू तक दब गई। फिर मैंने पतला कटा हुआ मांस निकाला और आराम से उसे गरम शोरबे में पकाने लगा। भूख लगी है, मैंने मांस उठाकर धीरे से फूंक मारी। स्टेला और ट्रॉय दोनों ने जोर से थूक निगला। उनकी आंखों में भूख थी, और उससे भी ज्यादा डर। मैंने मांस मुंह में रखा, धीरे चबाया, हर निवाले का स्वाद लिया, फिर शांत आवाज में बोला, पिछली जिंदगी में मैंने भी तुमसे ऐसे ही भीख मांगी थी, उस दरवाजे के बाहर। मैंने सिर्फ पानी का एक घूंट मांगा था। बासी बिस्किट का टुकड़ा भी चल जाता। स्टेला कौंपने लगी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था सामान सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी कोई कीमत हो। मेरे जैसे कूड़े को सांस लेने का भी हक नहीं। मैंने चॉपस्टिक नीचे रख दी। मेरी आंखें बर्फ से भी ठंडी हो गईं। अब वही बात, मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं। मैं धीरे से खड़ा हुआ। चांद की रोशनी कुल्हाड़ी पर चमकी। फिर मैंने ट्रॉय की तरफ देखा। ट्रॉय। वो तुरंत सिर उठाकर बोला, हाँ। उसे लगा शायद उम्मीद बची है। मैं मुस्कुराया। तुम कहते थे ना, तुम स्टेला से प्यार करते हो, उसके लिए मर जाओगे। ट्रॉय चुप हो गया। उसने स्टेला की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। मैंने धीरे से कहा, उसे मार दो तो मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। गर्म कमरा मिलेगा, गर्म खाना मिलेगा, और ताकत बढ़ाने वाली दवा भी। तुम भी जागी हुई ताकत वाले बन जाओगे। मैंने एक छुरा बर्फ में फेंक दिया। स्टेला डर से पीछे सरकने लगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। ट्रॉय ने छुरे को देखा, फिर मेरे पीछे चमकते गर्म किले को, फिर सामने बैठी टूटी हुई स्टेला को। माफ करना। ट्रॉय ने अचानक छुरा उठाया और पागलों की तरह स्टेला पर टूट पड़ा। उसका चेहरा डर और लालच से बिगड़ चुका था। तुमने उसकी बात सुनी? अगर तुम मरोगी तो मैं बच जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है? बस एक बार मेरे लिए मर जाओ। इतना भी नहीं कर सकती? स्टेला चीख उठी। मरने का डर इंसान से कुछ भी करवा देता है। उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत निकाल दी। क्लियर सिस्टम। उसकी मानसिक ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन हमला लगा। छुरा ट्रॉय के हाथ से गायब हो गया, लेकिन तब तक वो उसके ऊपर गिर चुका था। दोनों हाथ स्टेला के गले पर जकड़े हुए। मर जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। दोनों खून और बर्फ में जानवरों की तरह लड़ने लगे। नोचना, काटना, घसीटना। मैं चुपचाप खड़ा देखता रहा, जैसे कोई सस्ता तमाशा देख रहा हो। आखिरकार 2 टूटकर बर्फ में गिर पड़े। सांसें बुरी तरह चल रही थीं। स्टेला का चेहरा जगह जगह से फटा हुआ था। ट्रॉय की एक आंख जा चुकी थी। मैंने धीरे धीरे ताली बजाई। बहुत अच्छा खेला। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, लेकिन मैंने झूठ बोला था। मैं उनके पास गया और कुल्हाड़ी उठा ली। मेरे सुरक्षित घर में कूड़े के लिए जगह नहीं। दोनों की डर से भरी चीखें बर्फीली हवा में गूंज उठीं। फिर छपाक, कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। इस जिंदगी का हिसाब
पूरा हो गया। मैं वहां रुका नहीं, उनकी लाशों की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैं वापस अंदर चला गया। अंगीठी तेज जल रही थी। मैं कांच वाली बड़ी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर तूफान अभी भी गरज रहा था। मैंने शराब की अलमारी खोली, पुरानी विस्की की बोतल निकाली, 2 गिलास भरे। एक गिलास मैंने फर्श पर उड़ेल दिया। उस बेवकूफ इंसान के नाम मैं पिछली जिंदगी में था। दूसरा गिलास आसमान की तरफ उठाया। इस बेरहम लेकिन शानदार नई दुनिया के नाम। इस बार मैं जीत गया।